नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने आज आपका प्यारा सा सेशन लेकर के, जो कि डेली का करंट अफेयर वाला है। और इसमें हम लगभग 20 मिनट के आसपास का समय लेते हैं, जिसमें आपकी वो सारी खबरें, वो सारे डायमेंशनल कवर करते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाइयों, आज आपके सामने मैं लेके आया हूँ ये वाला करंट अफेयर 18 तारीख का, जो कि कल की डेट में जो घटना घटी है वह, और इससे पहले भी अगर कोई घटना घटी है और छूट गया है तो वो भी मैं यहाँ कवर करता हुआ चल रहा हूँ। ठीक है, महत्वपूर्ण होगा, परीक्षा में बिल्कुल यहीं से बैठेगा। आप करंट में टेंशन मत लीजिए, क्लास एक ही कीजिए, परीक्षा कोई भी हो आपका करंट यहीं से आएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी देना थी कि यदि आप हमारे इस परिवार में अर्थात स्मार्ट स्टडी अप्रोच में नए मेंबर आए हैं, नए सदस्य बन रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको तत्काल अपडेट मिले। नोटिफिकेशन वाले में बेल आइकन में जाकर के ऑल वाला कीजिएगा ताकि जैसे आपको क्लास में यहाँ पर लूँ लाइव अपडेट रिकॉर्डेड, जिस भी फॉर्मेट में मैं जाऊँगा, जैसे भी अपलोड करता हूँ, आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस क्लास में जो भी कंटेंट आपको समझा जा रहा है वो आप तक मिल सके। तो इसलिए ऑल पे कीजिएगा और चलें करें स्टार्ट। साथ ही अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए, मज़ेदार लगे तो लाइक और कमेंट, दो चीज़ कभी नहीं भूलेगा मेरे भाई। ये दो चीज़ ही हमें क्या करता है, यूट्यूब आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न आपके स्लाइड पे आ चुका है और उस पहले प्रश्न का जवाब आप सभी को मुझसे पहले देना है, बाकी मैं तो पढ़ाऊंगा सही। ठीक है, क्या लिखा है, हाल ही में दिल्ली में सभी 60 वर्ष की बात हो रही है, सभी 60 वर्ष से अधिक अधिक उम्र के नागरिकों का मुफ्त इलाज कौन सी योजना प्रारंभ की। मुफ्त इलाज कराने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। इस प्रश्न को ऐसे पूरा कर लीजिए आप। तो कराने की बात हो रही तो कौन सी योजना प्रारंभ की है, संजीवनी योजना, सफारी योजना, इलाज योजना या वृद्ध योजना। तो भैया यहाँ 60 से ऊपर की बात हो रही है तो इसलिए मैंने यहाँ आपको वृद्ध योजना पर जाएंगे आप, लेकिन ये नहीं होगी। मुफ्त इलाज योजना ऐसी कोई स्कीम नहीं है, सफारी योजना नहीं है, बल्कि संजीवनी। संजीवनी मतलब आपका जीवन को संवारने वाली योजना, आपका जीवन को सुखद करने वाली योजना। इस योजना में जो इस समय दिल्ली के अभी जो केजरीवाल जी हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली के अरे यार एल छूट रहा है यहाँ पर, एल दिल्ली के, रुक जाइए दो बस, दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल में चाहे वो प्राइवेट हो प्लस या पब्लिक हो, कोई से भी हॉस्पिटल में आप इलाज कराओ, 60 से अधिक उम्र के जितने भी नागरिक हैं दिल्ली के, उन सभी को नागरिकों को क्या होगा, इलाज मुफ्त कराया जाएगा। उन सभी का इलाज क्या होगा, मुफ्त होगा, बिल्कुल फ्री, चाहे वो कितने का भी हो, फ्री में इलाज किया जाएगा, उनका फ्री में इलाज किया जाएगा। तो ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। ठीक है, तो ये 60 से अधिक हो सकते हैं, दिल्ली की बातें हैं। तो नई दिल्ली में जो भी लोग रह रहे हैं, वहाँ के मूल नागरिक हैं, उनमें जिनकी भी 60 से अधिक एज है, उनको संजीवनी योजना के तहत किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, सरकारी प्राइवेट किसी में भी, सभी में आपको फ्री में मुफ्त में इलाज मिलेगा, क्योंकि उसका जो पेमेंट है वह गवर्नमेंट वहन करेगी। चाहे अस्पताल सरकारी हो या प्राइवेट, इस इलाज का खर्चा जो भी होगा वह अब बुजुर्गों का पूरा इलाज मेरी जिम्मेदारी, ये उन्होंने कहा है। जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए पूरा पीपीटी बना के लाया हूँ ताकि पीडीएफ बना के आपको मैं, मेरा जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्मार्ट स्टडी अप्रोच, उस पर मिल जाया करेगा। चलिए, हाल ही में यूरेका नामक कैंसर की बीमारी की वैक्सीन किस देश के द्वारा विकसित की गई है। तो ये कैंसर की जो बीमारी है उसके लिए वैक्सीन नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए एक देश ने वैक्सीन अभी बनाई है। तो कैंसर के लिए वैक्सीन बनाई है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, यूरेका। तो ये किस देश के द्वारा बनाई गई है, ये किस देश के द्वारा बनाई गई। भारत में तो ऐसा कभी किया नहीं जाएगा भाई, क्योंकि भारत के लोग तो भाई मौज मस्त है, मौज में। चीन का विश्वास नहीं किया जा सकता, रूस इस काम में पीछे नहीं हटता। तो ये कौन सा है, रूस एक ऐसा देश है जिसने ये कारनामा किया है, यूरेका। और अमेरिका में नहीं किया गया है, ये भी करते हैं नया नया रिसर्च, लेकिन यहाँ पर किसने किया है, रूस ने किया है।
और रूस ने क्या कहा है कि 2025 में ये वैक्सीन लगाना प्रारंभ करेंगे ये लोग, जो कि कुछ ही दिन बचे, कुछ ज़्यादा दिन तो बचे नहीं 2025 का। तो 2025 में ये वैक्सीन लगाना प्रारंभ करेंगे। और रूस के जितने नागरिक हैं, जितने भी नागरिक हैं उन सभी को, फ्री में ये वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, ये कहा गया है लगाई जाएगी। ठीक है, तो ये कहा है, कहाँ किसने कहा है? जो रूस के राष्ट्रपति है उन्होंने कहा। ठीक है, तो आगे बढ़े। ये रहा द्वितीय प्रश्न। तृतीय प्रश्न आते हैं। तृतीय प्रश्न से पहले ये बताते हैं, रूस ने दुनिया की सबसे भयानक कैंसर बीमारी ऐसी सबसे भयानक की वैक्सीन का आविष्कार कर लिया है, ये रूस ने किया है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न तीसरा, इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? कवियत्री गगन गिल को, कवियत्री आनंदी सहगल को, कवियत्री रुबीना गिल को, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रुबीना और सहगल ऐसा कोई नाम है ही नहीं, तो बच्चा कौन? गगन गिल, जो कि साहित्य की दृष्टि से वो भी हिंदी के क्षेत्र में दिया गया, हिंदी भाषा में दिया गया है। हिंदी भाषा मिला है साहित्य अकादमी, मतलब और भी भाषा मिला है, लेकिन ये जो है कवियत्री गगन गिल, ये हिंदी की कवियत्री है, उनको मिला है। और इनके लिए मैंने एक पूरा लिखा है डिटेल, तो आपको बताता हूँ, क्योंकि ये जो पुरस्कार है ये महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो हिंदी की मशहूर कवियत्री गगन गिल को इस वर्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। और ये जो चुने गए हैं, किन किन लोगों को चुने गए जनाब, देख लीजिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 ये लिखे हुए, 2024 की लिस्ट है भैया, ये 2024। इसमें पुस्तक भी और विधा, कौन सी विधा में है, मतलब साथ में विधा भी लिखा है, कौन सी पुस्तक के लिए मिला है, मतलब कौन सी कहानी, कविता, उपन्यास जो भी है उनका, उसके लिए उनको मिला है, और लेखक कौन है और किस भाषा के लिए मिला है, पूरा डिटेल ऐसे ऐसे यहाँ दिया है। तो पूरा पेज में ऐसे उठा के ले आया हूँ। चाहता तो मैं इसको टाइप करके भी दे सकता था, लेकिन आपको ऐसे कैसे पता चलता भाई, क्योंकि बड़ी कोचिंग वाले ये प्रश्न करवाएंगे नहीं अभी, समझे ना? जिस दिन मिलेगा तब आपके लिए ये बनाया जाएगा उसमें, क्योंकि खिचड़ी पकाना जरूरी होती है ना। देखिए, असमिया जो है, असमिया भाषा है जो कि असम क्षेत्र में बोली जाती है, जो कि असम में बोली जाती है। और यहाँ पर असम में फरिंग बोर बटोर कथा जने ये कविता है, और किसने लिखी? समीर तांती ने। तो ये असमिया के लिए समीर तांती जी को चुना गया है। बोडो भाषा के लिए किसको चुना गया है भैया? तो उपन्यास चुना गया सोराने थकाई, तो ये है अरन राजा को। ऐसे अंग्रेजी को देखिए आप, देखिए 2-3 भाषा बता रहा हूँ, उनका याद होना चाहिए। अंग्रेजी क्या है? स्पिरिट नाइट्स जो उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है। और इसे चुना गया स्टेरिन कीरे, ये महत्वपूर्ण बन जाएगा। एक तो इंग्लिश का याद कर लीजिए, अगला आप हिंदी का याद कर लीजिए। कौन सा? हिंदी का। मैं जब तक आई बाहर, इसका नाम याद कर लेना, क्योंकि ये पूछा जाएगा इस बार। गगन गिल के द्वारा लिखा गया है, और ये कविता है। मैं जब तक आई बाहर, ये एक कविता है, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? गगन गिल जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, इसके बाद में और कौन सी भाषा पूछा जा सकता है? तो अगर आपसे और जा सकता तो संस्कृत में जा सकता है। संस्कृत में देखा तो भास्कर चरितम कविता है एक, जो किसने लिखी? दीपक कुमार शर्मा जी ने। दीपक कुमार शर्मा जो हैं ये संस्कृत के लिए चुने गए। दीपक कुमार शर्मा संस्कृत भाषा के लिए 2024 में साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। ठीक है, और इधर जो आपके गगन गिल है, और इंग्लिश के लिए स्टेरिन कीरे जी हैं। ये 2-3 लैंग्वेज हैं जिनका मुख्यतः हमें याद होना चाहिए। फिर भी आपको एक बार इन सभी को रीड कर लेना है। आपको मैं इन सभी का PDF उपलब्ध करा दूंगा। सुधीर रसाल किसके लिए? मराठी के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत चर्चा में रहते हैं। तो मराठी के लिए किसको चुना गया? सुधीर रसाल। ये बहुत चर्चा में रहते हैं, इसलिए बता दिया हूँ कि ये भी याद रख लेना। थोड़ा ऐसे नाम जो चर्चा में रहते हैं अक्सर, तो उनको अगर किसी लिए चुना जा रहा है तो भाई वो फिर महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तेलुगु साहित्य अगर देखेंगे आप, तो तेलुगु साहित्य के लिए किसे चुना गया है? दीपिका। ये क्या है? एक साहित्यिक आलोचना है, जो पेनुगोंडा लक्ष्मी नारायण जी को चुना गया है। यहाँ एक नोट लिखा है, बांग्ला, डोंगरी एवं उर्दू में पुरस्कारों की घोषणा बाद में की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बांग्ला नहीं है, डोंगरी नहीं है, और उर्दू 3 भाषाओं की यहाँ पर अभी घोषणा नहीं हुई है। तो आगे चल के आपको उर्दू का भी ध्यान रखना है, उर्दू में किसे चुना जाएगा, ये भी हम अपडेट आपको समय पर दे देंगे। चलें आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में कहा उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब की जयंती पर रिमेम्बरिंग गालिब समारोह का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद।
नई दिल्ली, प्रयागराज, ग्वालियर। तो भैया ग्वालियर में नहीं है, यहाँ तो म्यूजियम खोला अभी हाल ही में, म्यूजियम खोला है। कौन सा म्यूजियम, आपको जवाब देना उसका, ठीक है। जो कि जगदीप धनखड़ जी जो हमारा उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा उसका फीता काट करके उद्घाटन किया गया था। प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है, ये नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में किया गया भैया, ये नई दिल्ली में किया गया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली, अहमदाबाद नहीं है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने वैश्विक वैश्विक योग केंद्र, ध्यान देना, वैश्विक योग केंद्र बनने के लिए भारत की पहली योग नीति, भारत की पहली पूरे भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया है? वो कौन सा राज्य है ऐसा जिसने योग नीति का अनावरण किया है? उत्तर प्रदेश है क्या, गुजरात है, उत्तराखंड है या महाराष्ट्र है? तो ये है आपका कौन सा, उत्तराखंड है। कौन सा भैया, उत्तराखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में कहा मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए यूएनसीसीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कोप 16 का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? ये पूछा गया, आयोजन कहाँ किया गया है? टोक्यो में किया गया है, तेहरान में किया गया है, रियाद में किया गया है या नई दिल्ली में किया गया है? तो ये किया गया है कहाँ पर भैया, रियाद में किया गया। कहाँ पर किया गया, रियाद में। अब आपको मैं बता दूं कि ये टोक्यो का संबंध कौन से देश से है, जापान। कहाँ से है, जापान से। ये कहाँ है, ये भारत में, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है। ये क्या है, तेहरान कहाँ है, ईरान है। क्या है भैया, ईरान है। अब आपको बताना है कि रियाद जो है ये किस देश की सिटी है, किस देश का शहर है, किस देश का शहर है, बस इतना बताना आपको, किस देश का शहर है, ये कमेंट बॉक्स में बताना है रियाद के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में कहा 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव शुरू किया गया है? तो 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव कहाँ किया गया भैया? भोपाल में, चेन्नई में, कोच्चि में या प्रयागराज में? तो देखिए भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं पूरे भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। क्या है? भोपाल। तो भोपाल में इसका आयोजन किया गया है, किसका? वन महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव जो 10वां संस्करण हुआ उसका आयोजन भोपाल में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजेदार प्रश्न है अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर हम एक डीप में क्लास भी ले चुके हैं, पूरी एक क्लास लिया हूँ, 1 घंटे के लगभग की पहुंची, वो लगभग 45 मिनट के आसपास है, तो उसको अवश्य देखिएगा। मैंने जो आपको वन नेशन मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव करके चुनाव के मुद्दे को पूरी तरह से समेटा हूं, उस क्लास को लिया हूं, और उस क्लास की मैं लिंक चाहे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगा, ताकि आप वहां जाके कीजिएगा। उस क्लास को आप निश्चित रूप से कीजिए, देखिए, पूरी क्लास देखिए। इसलिए देखिए कि वहां से हर एक स्लाइड में से ऐसा लगता है कि एक न एक प्रश्न हर एक स्लाइड में से बनने की संभावना है। कोई सी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम को उसमें टच किया गया है। यूपीएससी से लेकर के कलर के एग्जाम वाले भी उसको देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें डिटेल में चर्चा की है और फैक्ट कवर किए हैं। तो ये फैक्ट आ गए, ये डिटेल आ गया, दोनों तरीके से कवर किया। वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर पूरा एक एक चीज कवर किया हूँ। इवन कौन कौन से संशोधन अनिवार्य हैं, कौन कौन से अनुच्छेदों में किया जाना कंपलसरी है, क्यों किया जाना चाहिए, क्या प्रावधान है उन अनुच्छेदों के अंदर, ये सारे फैक्ट्स मैंने सारी चर्चा उसमें की है। आप जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। कहाँ पर? क्लास रखी है प्लेलिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन वाली एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट है ये, वन नेशन वन इलेक्शन, संविधान की बात हो रही है यहाँ पर। तो जब संविधान की बात हो रही है तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहां जाकर अगर आप देखेंगे तो वहां पर इसकी प्लेलिस्ट में ये वाली क्लास मिल जाएगी। वैसे इसके लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। और कल ही लिया हूँ, कल शाम को लिया हूँ। लोकसभा में 17 दिसंबर को संविधान का देश संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया है। 129वां, 137वां, 131वां, 130वां। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ केवल एक ही विकल्प है जो सही है। क्यों? क्योंकि ना तो 130वां अभी तक कोई बिल आया है, ना यहाँ पर 131 आया, ना 137वां। अभी तो सबसे जो अधिकतम आया है वो कौन सा नंबर का है? 129वां नंबर का आया है। तो भैया इसके बाद आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर बात कौन सी हो रही है? 129वां इज राइट आंसर हो जाएगा। 129वां नंबर का जो बिल आया है वह है। अभी ये बिल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एक नोटिस करना है। ये क्या है? बिल है। क्या है भैया? ये एक बिल है, ये एक्ट नहीं है, ये एक्ट नहीं है, ये एक्ट नहीं है। अभी ध्यान दीजिएगा, जब तक
जो राष्ट्रपति हैं उनका साइन नहीं हो जाए तब तक ये एक्ट नहीं बनने वाला है। तो ये कानून नहीं है, ये केवल बिल है, केवल बिल है। अगर इस पर साइन नहीं किया तो ये बिल ही रह जाएगा। हालांकि अभी ज्वाइंट कमेटी के पास गया है, ज्वाइंट कमेटी के पास चला गया है, तो वहाँ पर इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा प्रोसेस में। तो इसका लंबी प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कुछ बदलाव की जरूरत पड़ेगी संविधान में। बहुत सारे अनुच्छेद, लगभग 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बदलाव की अति आवश्यकता पड़ेगी। आपको बता दें 83 नंबर का 85 अनुच्छेद 85, इसके बाद में 172 और 174, इसके बाद में 356। ये 5 ऐसा अनुच्छेद है जिनमें बदलाव किया जाएगा। और ये 5 अनुच्छेद में पिछली क्लास यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो शाम को 9 बजे क्लास लिया था, लाइव क्लास चली थी, उस क्लास में रखा है। और उसको लाइव तो लिया था लेकिन रिकॉर्डेड भी आपके यूट्यूब पे रखी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है एक राष्ट्र एक चुनाव के ऊपर ये रूप में पेश किया गया था। ठीक है, हाल ही में किस देश ने डार्क ईगल नामक एक नई एंटी मिसाइल प्रणाली विकसित की है? एक तरफ रूस है जो वैक्सीन बना रहा है। क्या बना रहा है? वैक्सीन बना रहा है। क्या बना रहा है भैया? वैक्सीन बना रहा है। वैक्सीन बनाई उसने किसके लिए? कैंसर की बीमारी के लिए, जो कि सबसे बड़ी खतरनाक बीमारी है। ठीक है, हालांकि वो भी मिसाइल वगैरह बनाता रहता है, परीक्षण तो उसके लिए आम बात है, लेकिन उसने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल की है। दूसरी तरफ जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, वह क्या कर रहा है? मिसाइलें विकसित कर रहा है, मतलब लड़ाने के लिए कार्य कर रहा है। किसके लिए? लड़ाई करने के लिए। तो समझ रहे हैं आप कौन किस ओर जा रहा है, कौन सा देश किस ओर जा रहा है। हालांकि मैं किसी बुराई नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, वो आप एनएल है, हमारे दोनों मित्र राष्ट्र हैं, लेकिन हमें यहाँ ये ध्यान देना चाहिए था कि अगर रूस इस समय अगर इस ओर आकर्षित हुआ है, ये काम किया है, तो अमेरिका को भी आगे इसमें बढ़ना चाहिए था, ना कि उसमें मिसाइल की नींद की ओर। हालांकि मिसाइल का काम चल रहा है, अच्छी बात है, वो जरूरी है। तो डार्क ईगल जो नामक एक एंटी मिसाइल विकसित की इसने, किसने? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ठीक है, तो डार्क ईगल का संबंध किस देश से है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार सरकार पीएम श्री योजना, अब ये पीएम श्री योजना जो है, पीएम श्री योजना के अंतर्गत कितने जवाहर नवोदय विद्यालय विकसित करेगी? 625, 620, 635 या 800? तो भाई साहब ये होंगे 620। कितने होंगे? 620 स्कूलों को क्या किया जाएगा? जो पीएम श्री योजना जो है उसके माध्यम से विकसित किया जाएगा। अब पीएम श्री योजना क्या भैया? तो इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? केंद्र राज्यों के दोनों मिलते हैं, इसमें केंद्र की बड़ी भूमिका होती है, और ये क्या करते हैं? उन स्कूलों का कायाकल्प करते हैं। क्या करते हैं? कायाकल्प करते हैं। कायाकल्प क्यों करते हैं भैया? क्योंकि वहाँ पर जो आधुनिक जो बेस स्ट्रक्चर हैं आधुनिक रूप से विकसित नहीं है, जैसे डिजिटल बोर्ड हुआ, डिजिटल क्लासेस चल सके, वैसे सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएगी। बस सुविधा वगैरह सब, बस की सुविधा भी वहाँ पर उपलब्ध कराई जाती है। ये सारी जो सुविधाएं हैं ये उपलब्ध कराने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना प्रारंभ की है, जो कि आपकी प्राइवेट स्कूल के भांति होती हैं। वो सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 620 स्कूल और जवाहर नवोदय के खोले जाएंगे इससे। ठीक है, ऐसे विकसित की जाएगी। नए नहीं खोलेंगे इसमें, जरूरी नहीं कि नए खोले, सारे जो पुराने स्कूल हैं उनका ही कायाकल्प किया जाता है इनमें, और उन्हीं को परिवर्तित किया जाता है। नई बिल्डिंग नहीं बनाई जाती, उसी बिल्डिंग को सुधारा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आता है 11वें नंबर का। भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को पेंशनर दिवस कब मनाया जाता है भैया? पेंशन का दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, 19 दिसंबर को, 17 दिसंबर को या 18 दिसंबर को? तो भाई साहब ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 17 दिसंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न छूट गया था तो इसलिए मैंने ये भी आपको आज रख दिया हूँ। कल की क्लास में इसको भूल चुका था, दिमाग से निकल गई थी कि ये वाला प्रश्न भी आपको देना है। तो चलिए ठीक है, 17 दिसंबर को पेंशनर दिवस मनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में राजस्थान सरकार के एक वर्ष राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ अभी, तो 1 वर्ष पूरा होने पर कितने करोड़ की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यासन किया है? तो 46,600 करोड़, 46,300 करोड़, 47,470 करोड़ और 47,300 करोड़। तो भैया ये किया है 46,300, जहां लिखा है वो राइट आंसर होगा। 46,300 करोड़ इज राइट आंसर हो जाएगा। 46,300 करोड़ इसका सही विकल्प है। कि ये जो राजस्थान जो है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी। ये बीजेपी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं, भाजपा से,
भाजपा से हैं, और इनका जो 2023 में ये जीत कर आए थे, और इन्होंने 2023 दिसंबर में शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की एजा। तो ये इनका 1 साल पूरा हो गया, 1 साल पूरा हुआ, तो उस उपलक्ष्य में इन्होंने क्या किया, एक समारोह का आयोजन किया। उस समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं गए, और वहां पर बहुत सारी ये की गई योजनाएं, जिसमें एक जो मुख्य योजना रही चर्चा में सबसे ज़्यादा भाषणों के रूप में उनकी, वो रही सोलर प्लांट। सोलर प्लांट जो कि केंद्र सरकार की शुरू से योजनाओं में रही है, और वो सोलर प्लांट के तहत इसमें बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी के ऊपर ज़्यादा उन्होंने चर्चाएं भी की है। ठीक है, तो 46,300 करोड़ की एक ये योजनाओं का इसने क्या है, परियोजनाओं का संचालन किया है। ठीक है, किसके द्वारा किया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन सा शहर, जयपुर में। आपसे प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है करोड़ कि हाल ही में राजस्थान सरकार के द्वारा 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनका जो 1 वर्ष का वो समारोह जो मनाया गया है, वो किस शहर में, राजस्थान वालों के लिए बोल रहा हूँ, किस शहर में आयोजित हुआ है, तो जयपुर में हुआ है। हाल ही में कहा, देश के सबसे बड़े एयर कार्गो हब बनाने की घोषणा की गई है। तो हमारे देश की बात हो रही है क्या, हाँ जी, हमारे देश की बात हो रही है, और देश का सबसे बड़ा एरो कार्गो हब बनाया जा रहा है। तो वो कहाँ बनाया जा रहा है भैया, अहमदाबाद में बनाया जा रहा है, नोएडा में बनाया जाएगा, इंदौर में या जयपुर में। तो इस समय जो भारत सरकार विकसित और बढ़ रही है, वो किधर हो जा रही है, नोएडा को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है। तो कहाँ है भैया, नोएडा। क्या है, नोएडा में एरो कार्गो सबसे बड़ा बन रहा है। एरो कार्गो जो हब है वह देश का, वो कहाँ पर, नोएडा के अंदर। ठीक है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में फिट इंडिया साइकिलिंग पहल को शुरू किया गया है। रक्षा मंत्री जी के द्वारा, रेल मंत्री जी के द्वारा, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री जी के द्वारा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा। तो ये जो किया गया आपका खेल मंत्री जो हैं उनके द्वारा किया गया है। ये जो है खेल मंत्री, केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री, इनके द्वारा प्रारंभ किया गया है। अब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है, 2 विकल्प जो मैं दे रहा हूँ आपको, इन दोनों का बताना है, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछूंगा भाई। और अगर आपने नहीं बताया भाई, तो मैं ये जो मंत्रियों का मामला है वो करवा चुका हूँ। एनटीपीसी का जो जीएस वाला पोर्शन वाली प्लेलिस्ट बनी हुई है, आरआरबी एनटीपीसी, उसमें जाइए, उसमें 11-12 क्लास हो चुकी है। अभी वहाँ और क्लास आ जाएगी, 11 हुई अभी, उसमें तीसरे चौथे नंबर की जो क्लास, दूसरे तीसरे नंबर की जो क्लास है, वहाँ सारे मंत्रियों की लिस्ट करवाई हुई है, शायद पहली या दूसरी ही है। तो वहाँ सारी मंत्रियों की लिस्ट है मंत्रालय के साथ, आप जाकर के कर लीजिए। यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जी हैं, यहाँ पर रक्षा मंत्री जी कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं। ठीक है, अब ये दो तो आपको आसानी से आते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हुआ इसलिए, लेकिन इन दोनों का परिवर्तन हुआ है, इसीलिए आपसे पूछा गया है, इन दोनों का परिवर्तन हुआ, मैंने आपको करवाया है, याद कीजिए आराम से। नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, मैं पिंक कर दूंगा वैसे, लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, वो क्लास देख लेना सारी मंत्रियों की। ठीक है, आगे बढ़े, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके लिए सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की है। मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से आपको ऋण मिल जाए उसके लिए, तो किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, ए और बी दोनों के लिए, या इनमें से, इनमें यहाँ बिंदी की प्रॉब्लम है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये जो प्रारंभ की गई योजना ऋण गारंटी की, किसानों को तो देंगे। अब सरकार क्या कर रही है, केवल किसानों को ही ना प्रायोरिटी दे, भैया किसानों को अगर प्रायोरिटी देंगे तो व्यापारी क्या करेंगे, तो व्यापारी को दिया जाए, और अगर केवल व्यापारी को देंगे तो भैया किसान लूट जाएंगे। तो दोनों ही समुदाय को उनको कवर करना है, तो दोनों के लिए क्या कर दी उन्होंने, ये स्कीम लॉन्च की है नई, कि उन दोनों को ऋण हम उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, गारंटी योजना, ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की गई है। तो ये हो गया आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का तहे दिल से और हृदय से। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सेशन मज़ेदार लगा होगा। कुछ परिवर्तन के साथ पेश करना प्रारंभ किया हूँ, और अगर आपका कहीं भी कोई सुझाव है तो वो कमेंट कीजिएगा भाई, कमेंट अवश्य करिएगा, और कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या बदलाव चाहिए। अगर नहीं, सेशन अच्छा लग रहा है तो वो भी बताइएगा, रिव्यू अवश्य दीजिए। निश्चित रूप से मैं उस बदलाव के साथ लाऊंगा क्लासेस और अच्छे, और अभी जो न्यू फैकल्टी, न्यू टीचर्स जो आने वाले हैं, उन सभी का आपको न्यू ईयर जो आएगा हमारा 2025 स्टार्ट होगा, उसी में शुरुआत की जाएगी। अभी उन सब की कुछ वार्तालाप जारी हैं, किसी से सोच रहे हैं कि 1-2 दिन अभी प्रैक्टिस करवा ली जाएगी उनको, या जो एक्सपीरियंस हैं उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन कुछ एक टीचर्स है जो अभी प्रेशर है, ऑफलाइन के हैं, ऑनलाइन के नहीं है वो, तो उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि ऑनलाइन कैसे क्या करना है। वो प्रोसेस से गुजरने के बाद वो भी आपके सामने लाइव जुड़ जाएगी।
तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर, कहाँ पर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, जीमेल आईडी दी हुई है, सब कुछ, टेलीग्राम का चैनल की ये दिया हुआ है और व्हाट्सअप चैनल की सभी की वहाँ पर लिंक वगैरह सब दिया है। आप वहाँ जाकर हमसे पूर्णतः सहायता ले सकते हैं। एक व्यवस्थित पेज बना हुआ है, उस पर जाकर देखेंगे तो आपको पूरा अपडेट मिलेगा। तो ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।